ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर कैपेसिटेंस वह क्या होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है मटेरियल है का ही नाम है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़े थे कि इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर, तो डाइलेक्ट्रिक हम लोग जो है इंसुलेटर्स को ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मटेरियल्स विच डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक। ये कैसा मीडियम होगा, तो इंसुलेटिंग मीडियम होगा। यानी कि जो भी मटेरियल होगा अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वैसे मीडियम को हम लोग इंसुलेटिंग मीडियम बोलेंगे। और मटेरियल को यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स ही। ठीक है, इसमें इंसुलेटिंग मीडियम है, तो चार्ज जो है कंडक्टर में जैसा मूव करता है वैसा मूव नहीं करता। ठीक है, मटेरियल जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उन इंसुलेटिंग मीडियम होगा। ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम में अगर हम इसको रखेंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे वही चीज हमको देखनी है। तो जैसा कि टाइप्स अगर हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइप्स इसके कौन कौन से होंगे। तो इसको हम लोग दो तरीके का पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो है पोलर और दूसरा नॉन पोलर। ठीक है, केमिस्ट्री में ये सब यूज हुआ होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी वही चीज है कि इंसुलेटर होना चाहिए, और अगर पोलर है या फिर नॉन पोलर। पोलर होने के लिए क्या कंडीशंस है, बोलो। हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, जिसके पास बोलो डाइपोल यस। मोमेंट हो। ठीक है, यानी कि जिसके पास जो डाइपोल मोमेंट हो, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो हो नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर बोल रहे हैं तो ये है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और जहाँ पे डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, और नॉन पोलर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो। ठीक है, टाइप्स अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल हो गया HCl। ठीक है, H2O। जैसे HCl है तो इसका क्या होता है, H प्लस ऐसा बॉन्डिंग बना के Cl लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, यहाँ निगेटिव चार्ज का सेंटर। वैसे ही ऑक्सीजन का बनाएंगे तो ऐसा बनाते हैं, H H, या बोलते हैं लोन पेयर है। लोन पेयर जो होता है निगेटिव की तरह बिहेव करता है, और इस पे पॉजिटिव, ऐसे ही होता है। तो अगर हम लोग जो डाइपोल का डायरेक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते हो प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं डाइपोल का डायरेक्शन किधर लेते हैं, इसमें भी ऐसा है। और इन दोनों का मिला के बोलते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट इसका इधर कहीं होगा, ऐसे नहीं लिखते हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव सेंटर है, निगेटिव सेंटर है, तो वैसे मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स। वैसे ही अगर नॉन पोलर की बात करें तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे हो गया H2CO2। H2 में क्या लिखते हैं, H। इसमें प्लस माइनस पूरा न्यूट्रल होता है, यानी कि बोलते हैं कि दोनों का सेंटर, प्लस का और माइनस दोनों सेंटर कोइंसाइड करे।
यानी कि दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूट्रल दिख। वैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसमें भी कोई पोलरिटी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं, ऐसे को पोलर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स को बोलते हैं आर नॉट कंसेंट्रिक। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर जो होता है कंसेंट्रिक नहीं होता है। यानी कि इसमें अगर हमको शो करना हो तो क्या दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक साइड पर प्लस है एक साइड माइनस है, कुछ इधर भी। इसमें क्या कहेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड्स। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर जो होता है कोइंसाइड करता है। इसका मतलब जहां पे पॉजिटिव है वहीं पे निगेटिव होगा, एक ही अप्लाई करेगा तो इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें प्लस और माइनस अलग अलग है, इसमें प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे दिख रहा है, तो ये दोनों मिलकर हमको क्या दिख रहा होगा कि जी। ठीक है, तो ये चीज है हमारा पोलर और नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डाइइलेक्ट्रिक का बात करते हैं, तो पोलर किसको कहेंगे, नॉन पोलर किसको। ये दो तरीके का मॉलिक्यूल्स हुआ हमारा, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे पोलर डाइइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, नॉन पोलर यानी कि इससे जो डाइइलेक्ट्रिक नॉन मेटल बनाएगा, यानी कि इंसुलेटर्स जो होंगे उसको बोलेंगे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक। इससे भी जो बनेगा वो भी डाइइलेक्ट्रिक। सर ऊपर का थोड़ा सा डेफिनेशन दिखा दीजिए तो। डाइइलेक्ट्रिक हम लोग बोल रहे हैं कि इंसुलेटर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। अभी इसको इंसुलेटर्स ना बोल के डाइइलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं, वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। हो गया। यस सर। ठीक है, तो आखिर हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे ताकि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बाद समझ में आएगा। जैसे कि इफ कंडक्टर is placed in external electric, ठीक है, अगर हम एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है तो हम जानते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन हम फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब इसको हम इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। हम जानते हैं कि अंदर में जो है कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होता है, किसके, तो कंडक्टर। ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, गॉस लॉ से प्रूफ करे हुए हैं कि इनसाइड में कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। अब यहाँ देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, होंगे तो बहुत सारे कंडक्टर है, तो इस पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इधर आके एक्यूमुलेट होगा और इस सरफेस पे निगेटिव चार्ज ऐसा। और इस सरफेस पे इधर से अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी कि
इन दोनों सरफेसेस पे एक सरफेस को हमको निगेटिव और दूसरी सरफेस पे पॉजिटिव दिखने लगा। ऐसा होने से क्या हुआ कि इसके इनसाइड में इस पॉजिटिव चार्ज और इस निगेटिव चार्ज के कारण, अगर हमको ऐसा सीट दे रखा है, एक सीट पे प्लस चार्ज है, एक सीट पे माइनस चार्ज है, या फिर नहीं भी रहता तब भी हम बोलते हैं कि इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो गया है। ठीक है। हाँ सर। हाँ। सर माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता है क्या? क्या? माइनस की तरफ हमेशा क्या होता है, प्लस से निकलता है, माइनस पे टर्मिनेट होता है। इधर होगा तो इधर इन्फिनिटी से आके ऐसा हो रहा होगा, इस पे इधर हो रहा होगा। हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है और इन्फिनिटी पे जाएगा, या फिर अगर माइनस है तो माइनस पे जाएगा। ऐसा ही होता है ना। हाँ। वही चीज है। तो इधर अगर हम बाहर की तरफ दिखा रहे हैं तो बाहर से नेगेटिव चार्ज पे आ रहा होगा, बल्कि हम यहाँ सिर्फ फोकस्ड हैं इस बीच वाले पोर्शन पे, इधर वाले पे, क्योंकि हमको यहाँ पे वैसा ही कुछ दिख रहा है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इधर वाले पे उतना फोकस नहीं है, बीच वाले पे फोकस है, तो प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह इसमें, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब चार्जेस की वजह से, जो चार्जेस को हम लोग बोल रहे हैं, ये चार्जेस जो है, ये कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ और इसमें इधर की तरफ, मान लेते हैं कि इधर की तरफ ये ई एक्सटर्नल था। अब यही दोनों मिल के तो यहाँ पे इनसाइड चार्ज को, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होगा। तो वहां पे अगर ई नेट का बात करें इनसाइड में, क्या मिलेगा हमको कि ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड को आई एन डी लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल को एक्स टी। इनसाइड में अगर इधर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ई नेट अगर हमसे पूछा जाए तो यही आएगा। और हम जानते हैं कि इनसाइड में क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि कंडक्टर में जो है एक्सटर्नल जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उतना ही इंड्यूस चार्ज जनरेट हो रहा है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जा रहा है। इसी वजह से अंदर में जो कंडक्टर है उसके जीरो आ। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़े थे जीरो होता है, तो यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर लिए। तो अगर ये चीज जानते हैं तो यहाँ से इसको उल्टा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हमको क्या पता चला कि कोई भी एक कंडक्टर है, उसको अगर बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर उसको रख दें, तो एक तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एक तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्रिएट हो रहा है, जो इस एक्सटर्नल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ये था कंडक्टर का। कंडक्टर में ऐसा होता है। अब डाइलेक्ट्रिक आवाज नहीं आ रहा सर आपका।
सर आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो कल्पना। हेलो। हाँ यस सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था बीच में। अच्छा, अब आ रहा है? हाँ यस सर। स्क्रीन आ रहा है? नो। हाँ यस सर। कहाँ से कटा था, कितना हुआ था? ये हेडिंग हो गया था क्या? नो सर, हेडिंग के ऊपर ही था। ई नेट की समथिंग यहाँ पे कुछ बता रहे थे। ठीक है, बता रहे थे शायद। यहाँ पे जो बता रहे थे कि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जनरेट होगा। यहीं तक, यहीं तक हुआ था। हेलो। 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 यस सर बोलिए। वहीं तक हुआ था? हाँ, हेडिंग से बताइए आप। मतलब ये वाला नीचे वाला? हाँ। ठीक है। ये है, ऊपर था कि अगर एक किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। नीचे है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो पहला केस डिस्कस कर रहे थे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जीरो है तब क्या है। तो पोलर हम बोले कि इसका जो सेंट्रिक होता है ऐसा होता है, तो अगर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है तो ऐसा प्लेस्ड होता है। ठीक है, मतलब कि ये बोलते हैं कि एक बॉन्डिंग बना रहा होता है। ठीक है, और बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल जहां होता है वहीं फिक्स्ड होता है। इंसुलेटर्स के केस में डाइलेक्ट्रिक की तरह इसमें फ्री टू मूव नहीं होता है, यानी कैसा रहेगा। इसमें अगर हम डाइपोल मोमेंट का बात करें तो इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, ऐसा है। यानी कि डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में है कहीं ना कहीं, और कुछ मिल के इसका डाइपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो सर डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में नहीं रहता है क्या? नहीं, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी नॉन मेटल्स कर रहे हैं, इंसुलेटर्स का बात करते हैं, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, जैसे H2O का ही पूरा अगर पानी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ऐसा कुछ बनाते हैं, एच एच, फिर ये एच जो होता है ऑक्सीजन से ऐसे मिला होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव से इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, अलग अलग डायरेक्शंस में है डाइपोल मोमेंट। हाँ। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करें तो डाइपोल मोमेंट सब एक ही ओरिएंटेशन में नहीं रहता है, डायरेक्शन अलग अलग रहता है। एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे जीरो रखे हैं तब, यानी कि ओरिजिनली। फिर भी
थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट इसके पास रहता है, तभी हम बोलते हैं कि ये पोलर मोमेंट। और वही अगर नॉन पोलर हो, ठीक है, और एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, उस केस में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस सेंटर दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं। जब दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे तो पोलरिटी तो जीरो, यानी कि पी इसमें क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉट जीरो, ठीक है, यानी कि हम बोल दें कि इधर की तरफ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब इसमें क्या हो, यहाँ जो यहाँ जो मॉलिक्यूल था, ठीक है, यहाँ माइनस था, ऐसा प्लस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस पे फोर्स इधर लगेगा, प्लस पे फोर्स इधर लगेगा, और ये यहाँ पे ऐसा रोटेट करेगा। मूव नहीं कर सकता है लेकिन रोटेट करेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ ऐसा था। मतलब पोलर एक के केस में और ये बना देते हैं, यहाँ पे मूव ऐसा नहीं कर सकता माइनस है था, बट ये रोटेट प्लस, कर सकता है। तो इस पे भी फोर्स, इस पे यहाँ बोल रहे कि पोलर के केस में मूव नहीं कर सकता, रोटेट कर सकता है, और नॉन पोलर के केस ये में कलर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है sir। ठीक है, तो इधर माइनस, क्या बोल रहे हो, आवाज कर रहा है। बोल रहे कि पोलर के केस में क्या क्या बोले आप इसमें कि रोटेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब कि अगर एक ही पॉइंट पे एक तरफ एच है, ओ है, इसका सेंटर तो यही है, इसके अबाउट अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो मॉलिक्यूल रोटेट कर जाएगा। लेकिन इस जहाँ पे जैसे कि पॉलीमर से पढ़ लियो, हाँ, हाँ, क्या सर? और पॉलीमर्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन जो बनता है, लंबा सा स्ट्रक्चर, ये सब जैसे हाइड्रोकार्बन होता है ना, सी हाँ एच हाँ एच एच, फिर सी एच एच, ऐसा बहुत सारा बनता है, ओ लगा रहता है, ऐसा कुछ कुछ, हाँ। ठीक है। तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, हम्म, नहीं। अब मान लेते हैं कि एक्यूरेटली हम सही नहीं बनाए होंगे, केमिस्ट्री में ज्यादा याद नहीं रह गया है। जैसे कि अगर इस पे प्लस चार्ज है, मान लेते हैं, ठीक है, इस पे माइनस चार्ज है, इधर की तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो ये जो बॉन्डिंग है कुछ टूटेगा फूटेगा, ये टूट के तो अलग नहीं होगा। हम्म, लेकिन इस प्लस चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, मान लेते हैं निगेटिव है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, और ये इधर की तरफ छूट जाएगा। हाँ तो वही चीज है कि अगर यहाँ हम एक प्लस माइनस सेंटर को दिखा रहे हैं तो प्लस वाले पे दूर की तरफ फोर्स लगेगा और माइनस वाले पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और वो अपने ही अथी पे थोड़ा सा लगेगा कि रोटेट हो, जैसा कि अच्छा। यहाँ पे था, ये एच इधर से होता हुआ दिखेगा, हाँ जी। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे और ये हम्म, एक्यूरेटली स्ट्रक्चर सही है कि नहीं हम इसका कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे माइनस प्लस है तो इस पे फोर्स लगेगा, ये भी ऐसा रोटेट होना चाहेगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और ये जो फाइनली क्या होगा हमारा, सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, हो सकता है ये ऐसा हो जाए, माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर, ये ऐसा रोटेट हुआ है तो ऐसा माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर, फिर यानी कि टोटली जो रोटेशन हुआ होगा वो ऐसा हुआ होगा कि ये जो माइनस वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से आ रहा है उधर की तरफ मूव कर गया होगा, और पॉजिटिव उसकी तरफ, यानी जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इससे दूर आ गया होगा, और माइनस इससे नजदीक आ गया होगा। ऐसा होने से क्या हो रहा है, ऐसा होने से हमको क्या दिख रहा है कि इसमें डाइपोल मोमेंट इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर,
यानी कि ओवरऑल अब जो डाइपोल मोमेंट फाइनल लिख रहे हैं ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ग्रेटर देन क्या हो रहा है, इनिशियल डाइपोल मोमेंट से क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो जा रहा है। यस सर। यानी कि अगर हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाए, ठीक है। और ये डाइपोल मोमेंट बढ़ जा रहा है तो इसको बोलते हैं कि ये पोलराइज्ड हो जा रहा है, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। और जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं बढ़ेगा वो डिपोलराइज। हाँ, उसको पोलराइजेशन बोलेंगे तो उसमें नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसका पोलराइजेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ जा रहा है तो बोलेंगे पोलराइज्ड, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है, मान लो कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो है प्लस माइनस सेंटर थे, ऐसा प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस ऐसा सेंटर था। इसमें जो है दो पॉइंट्स हैं, प्लस भी है माइनस भी है, दोनों एक ही जगह पे हम थोड़ा ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। प्लस वाले पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, माइनस वाले पे इधर की तरफ। तो ये जो दोनों सेंटर होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं एक बना हुआ है, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, रोटेट। और ये ऐसा खुद को बना लेगा माइनस प्लस, हाँ। ठीक है। तो वही चीज है कि इसमें जो सेंटर्स थे उस पे एक तो लोग बना लेते हैं, प्लस माइनस, प्लस पे इधर माइनस पे इधर फोर्स लग रहा है, वैसे ही एक और है तो प्लस पे इधर माइनस पे इधर फोर्स लग रहा है। तो फाइनली ये खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। प्लस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर, माइनस इधर, प्लस इधर, ठीक है। ऐसा करके खुद को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो इसमें भी अब हमको पोलैरिटी दिख रहा है, सब एक ही डायरेक्शन में अब हमको दिख रहा है। हाँ। इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो यानी कि बोलेंगे ये भी हो गया पोलराइज्ड, ठीक है। यानी कि बॉडी जो है पोलराइज्ड, ठीक है। अब इसमें इससे तो एक फायदा ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना सर। क्या, इसमें तो सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे जो जहां था मॉलिक्यूल वो तो वही रहेगा, लेकिन प्लस वाला जैसे प्लस माइनस एक ही जगह पे है, हाँ। प्लस वाले पे इधर फोर्स लगा, माइनस वाले पार्ट पे इधर फोर्स लगा, तो वहीं पे खुद को कैसा कर लिया ऐसा। बात समझ में आ रहा है, पहले यस। दोनों का सेंटर एक ही था, बोल रहे हैं कंसेंट्रिक है, यानी कि जैसे कि केमिस्ट्री में बनाते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल, हाँ। तो ऊपर से हम देखेंगे तो ये ऐसा है, प्लस माइनस दोनों है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके बोलते हैं नॉन पोलर, हाँ। ठीक है। अब जैसे कि क्यों नॉन पोलर है, तो ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल हो जाता न्यूट्रल है। है। दूसरा, दूसरा और नहीं समझ में आ रहा है तो नॉन पोलर जैसे Na मॉलिक्यूल, ठीक है, Na ये तो एलिमेंट हो गया, लेकिन हम समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कोई लेना देना नहीं। जैसे कि इस पे चार्ज होता है और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, ऐसा पढ़े होगे, यस सर। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है ऑर्बिट में। लेकिन जब मॉलिक्यूल बनाता है तो एक तरफ पॉजिटिव होता है और उसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, हाँ। केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा पढ़े होगे, यस सर। इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। हम्म। अब ये और ये दोनों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो दोनों मिल के आपस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये क्या होगा कि प्लस वैसा ही रहेगा, और ये क्लाउड थोड़ा सा इधर की तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्लाउड थोड़ा सा किधर इधर की तरफ ऐसा शिफ्ट हो जाता है, हम्म। ठीक है। ऐसा तो हमको माइनस इधर ज्यादा दिख रहा है और प्लस इधर दिख रहा है। यस सर। बात समझ में आ रहा है, यस सर। यानी कि क्लाउड जो है ऐसा था कि इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो इधर की तरफ हमको माइनस साइन दिख रहा है इधर, यानी कि
जो निगेटिव सेंटर था वो इधर शिफ्ट कर गया इधर की तरफ, और पॉजिटिव सेंटर यहाँ। ठीक है, तो इसी चीज को फिर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि माइनस इधर आ गया, प्लस इधर। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोल दे रहे हैं कि माइनस इधर प्लस इधर। पहले ऐसा था कि प्लस माइनस दोनों क्या था, एक ही कॉन्सेंट्रिक था। ये क्या था, प्लस माइनस कॉन्सेंट्रिक था, दोनों जीरो था। लेकिन जैसे हम इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर से आ रहा है उधर की तरफ शिफ्ट कर गया, तो यहाँ से जो माइनस जो है वो इधर आ गया और प्लस यहाँ रह गया। तो ऐसा होगा, यानी कि इसमें एक पोलरिटी, यानी कि जो पहले न्यूट्रल था, एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, उसमें अब न्यूट्रल ना रहा, उसमें एक डाइपोल मोमेंट आ गया और टोटल डाइपोल मोमेंट नॉन इक्वल टू जीरो। जी बात सर, क्लियर है? समझे। हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसी के, अब ये चीज हो गया कि इसमें हमको दिखा कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज हो जा रहा है। पोलराइज होने का मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट आ जा रहा है। अब उस डाइपोल मोमेंट से क्या फायदा होगा अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले ये दोनों टर्म का डिफिनीशन लिख लेते हैं। अच्छा। ठीक है, कि ओके सर। पोलराइज्ड क्या होगा और पोलराइजेशन क्या होगा। तो इफ प्लेस्ड इन external electric and its dipole moment increases, then it is said to be polarized, and the process is known as polarization of material। जो भी मटेरियल का बात हो रहा है उसका पोलराइजेशन। ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसमें डाइपोल मोमेंट था पहले से वो बढ़ जाए, या फिर जीरो था वो नॉन जीरो हो जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसमें जो है कि डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, यानी कि जो मॉलिक्यूल या मटेरियल था वो पोलराइज हो गया, और जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे कि पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन को हम लोग कैपिटल पी से लिखते हैं, और एनसीईआरटी में दे रखा है, और कहीं जिसका जरूरत आज तक नहीं पूछा गया है, नहीं आया है, तो हम उतना इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पोलराइजेशन जो पी है वेक्टर क्वांटिटी है, और वो ऐसा लिखा है, और इसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ऐसा एक्स ही है। इसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं ना। सर ये किस चीज का इंडिकेट किए? ये एक्स है, अब इसको रोमन में क्या पढ़ते हैं ध्यान नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गए। ठीक है, एक्स ही है, एक्स लिखा हुआ है। थोड़ा इसका डिजाइन अलग है, एनसीईआरटी में बस दे रखा है, देखना उसमें ससेप्टिबिलिटी देखिए। ठीक है, तो ये है पोलराइजेशन। इसके बारे में हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रिकल एक नंबर में स्कूल वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि फायदा क्या है पोलराइजेशन होने से। तो जैसे कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट कर दें, ठीक है, तो ये
खुद को ऐसा बना ले रहा है कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ अरेंज कर ले रहा है। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स खुद को ऐसे अरेंज कर ले रहे हैं कि माइनस जो हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाए और प्लस से दूसरी ओर। अब यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि ये जो माइनस प्लस है ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर रहा है। जो इनसाइड का है ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसमें अलग अलग बनाए हैं, लेकिन जैसे अगर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो उसमें ये दोनों आपस में बहुत नजदीक चला जाता है और खुद को ये न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो अंदर वाला ये जो है पॉजिटिव माइनस जो सेंटर है ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ये चल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएगा तो हमको बचेगा क्या, हमको मिलेगा सिर्फ इस वाले सरफेस पे माइनस चार्ज और इस वाले सरफेस पे प्लस। यानी कि इस चीज को हम ऐसा रिप्रेजेंट करें तो हमको क्या मिलेगा कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइलेक्ट्रिक को भी रखते हैं तो यहाँ पे हमको माइनस चार्ज दिखता है और यहाँ पे प्लस चार्ज दिखता है, जैसा कि कंडक्टर्स में हुआ करता था। ठीक है, ऐसा दिखेगा। यानी कि हमारा जो ये ई एक्सटर्नल है इधर की तरफ है और ई इंड्यूस्ड जो है वो इधर की। अगर हम इस पॉइंट ई नेट का बात करें तो ई नेट जो लिखेंगे वो ऐसा होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये जो आया ई नेट आया हमारा, हम जानते हैं कि अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग जिसको बोलते हैं, जैसा कि हम लोग ये पढ़े हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसके इनसाइड में आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, कुछ वैल्यू होता है। तो हम फॉर्मूला लिखते थे के क्यू आर बाई आर, ये होता था। यानी कि नॉन कंडक्टर इंसुलेटर्स इनके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ई नेट होगा ये नॉन जीरो होगा। ये क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, जैसा कि कंडक्टर की केस में कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब कि ई इंड्यूस्ड होगा ए एक्सटर्नल से कम ही इंड्यूस होगा इस केस में, शुड बी लेस देन ई एक्सटर्नल, क्योंकि ज्यादा तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो इफेक्ट है इसी की वजह से और इसकी वजह से है, खुद जिसकी वजह से हो उसको तो या तो उसके बराबर हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोल देंगे कि इंड्यूस जो है इससे कम। ठीक है, यानी कि अगर हम एक कंडक्टर को अगर रख रहे थे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा था, लेकिन अगर इंसुलेटर को रख रहे हैं यानी कि डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, अब ये जीरो नहीं हो रहा है तो इसका हमको फायदा उठा लेते हैं हम लोग कैपेसिटर्स में। कैपेसिटर में अगर हम इंसुलेटर्स को दो कंडक्टर के बीच में हम डाल देते हैं तो उसका जो कैपेसिटी होता है चार्ज होल्डिंग वो बढ़ जाता है। कैपेसिटर के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता हो तो कैपेसिटर हम लोग बोलते हैं चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी किसी की में एनर्जी स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से चूंकि इलेक्ट्रिक जीरो नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट रह रहा है तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग इसका इफेक्ट पहले देख लिए, इस चीज को कैपेसिटर में हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा और इस इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट घट जाएगा। ठीक है, अगर हम इस सरफेसेस पे बोले कि यहाँ पे ये जो है सिग्मा माइनस है और यहाँ पे ये सिग्मा प्लस, ये कलर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा है दोनों पे चार्ज सरफेस सरफेस चार्ज है
तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि अगर कंडक्टर है, इसका अगर सिग्मा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो वैसे ही अगर हमको यहाँ से दिख रहा है ध्यान से इस वाले में, तो नोट करके लिख लेते हैं। नोट क्या है पहले से जानते हैं। पहला एक चीज सवाल पहले बताओ कि मान लेते हैं कि दो चार्ज है Q1 Q2, एयर में है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा F, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा F, और F बराबर लिखते हैं K Q1 Q2 बाई जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा R। यही लिखते हैं, यही होता है ना। अब अगर हम बोले कि इन दोनों चार्ज को उठा के किसी मीडियम में रख देंगे Q1 Q2, ठीक है, डिस्टेंस आ रही है, तब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये F डैश कितना होगा, F नॉट कितना होता है बताओ। इसका बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तब F डैश कितना होता है। बोलो, कूलम्ब्स लॉ में शुरू शुरू में था कि अगर चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं के से लिखते हैं, या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाता है। इसको हटा देते हैं तो ऐसा 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे लिखते थे, नहीं यार लिखते थे ना, Q1 Q2 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे तो एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट आता था। ये कितना टाइम्स हो जा रहा है, 4 नॉट बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स एंड F नॉट बाई K टाइम्स। ये जो है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये चीज नहीं किए हो क्या। क्वेश्चन तो होगा। एक्चुअली मेरा 1 मंथ से क्लास छूटा हुआ है तो अच्छा, तो ये सब चीज तो शायद जब चल रहा था क्लास तभी हुआ होगा। हाँ। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ जाओ कि अगर हम किसी भी दो चार्ज है, मतलब अगर फोर्स है, तो अगर हम उसको किसी मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो होता है 1/k टाइम्स हो जाता है। यहाँ से क्या दिख रहा है कि 1/k टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो उसी को लिख रहे हैं यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इज E naught, then electric field in a medium of dielectric constant K, या फिर इसको एप्सिलॉन आर लिखते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। देन E इक्वल टू हो जाता है E नॉट बाई K, या फिर E इक्वल टू E नॉट बाई E आर, दोनों सेम ही चीज है, तो ये हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड चीज कि अगर हमारे पास एक ऐसा सीट है, इस पर प्लस या माइनस जो भी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सीट है, ठीक सीट है, तो इससे कितने भी दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज दो चीज हम लोग पहले से पढ़े हैं, तो यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं इसीलिए। तो यहाँ से हम फिर से इस वाले फिगर को फिर से बना रहे हैं। हमारे पास क्या दे रहे थे, इधर माइनस चार्ज है, इधर प्लस है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लग रहा है। ठीक है,
अब इधर ई इंड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं किधर की तरफ ई नेट, ये सिग्मा आई इंड्यूस्ड, ये सिग्मा एस माइनस। अब माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड है इसीलिए हम आई लिखें, ऐसा है। तो अगर हम बोलें कि ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये भी तो एक मीडियम ही है ना, अंदर जब जा रहा है ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसके लिए मीडियम ही है। एयर में है तो ये एक्सटर्नल है, इस मीडियम में जाएगा, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तैयार है तो हम बोल सकते हैं कि जो ई नेट अंदर में होगा वो ई एक्सटर्नल बाय एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। कि अंदर में अगर यहाँ से हम बोल रहे हैं कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स घट जाता है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये तो मीडियम ही हो गया ना, कि उसमें से किसी मीडियम में ये अंदर चला गया, तो कितने टाइम्स ई आर टाइम्स घट जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल बाय ई आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या दिखा कि ई इंड्यूस्ड जो है हमको मिल जा रहा है ई एक्सटर्नल, इसको इधर ले जा रहा है और इसको इधर कॉमन ले लिया तो 1 - 1/E ठीक है, ईयर लिखे तो, और के टर्म में लिखे तो 1 - 1/Q। ध्यान रहिए कि 9 × 10⁻⁹ नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, हमसे कभी कभी ये सिग्मा पूछा जाता है, तो अगर इसका एरिया ए है तो हम बोल सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड जो होगा वो सिग्मा बाई सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सेकेंड पॉइंट से ऐसा बोल सकते हैं ना, यस इस वाले पॉइंट से कि इस पे सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। फॉर्मूला ये था ना सीट के लिए, सीट के लिए फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट से पढ़े थे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इसके लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और उसके लिए दोनों के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि यस तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़े कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है इंसुलेटर को भी बोलते हैं। जैसा कि इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं उसमें फ्री चार्ज नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक भी वैसे ही मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि कंडक्टर की तरह उसमें फ्रीली चार्ज मूव नहीं कर सकते। इसमें दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वाले में जिसमें डाइपोल मोमेंट पहले से कुछ हो, और नॉन पोलर में जिसमें डाइपोल मोमेंट कुछ भी ना हो, जीरो। दोनों को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज टोटली से नहीं कर पा रहा है, लेकिन इफेक्ट को रिड्यूस कर दे रहा है। इतना चीज हम लोग जाने कि इस चीज को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग आगे कैपेसिटर में यूज करेंगे, और यूज करके देखेंगे कि इसके यूज से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा यही होता है कि इसका जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। सर आपका क्लियर आवाज नहीं आ पा रहा है, कट कट कर आ रहा है। अभी हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस टर्म से ही लग रहा है कि ये जो कैपेसिटेंस लिखा हुआ है ये कैपेसिटी से कुछ रिलेटेड है। कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी से रिलेटेड है, कि कैपेसिटी किसी चीज का कैपेसिटी, कैपेसिटी से हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे कोई आदमी होता है तो उसके खाने का कैपेसिटी कितना है,
कितना वो तेजी से दौड़ सकता है, ये सारी चीज कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं। या फिर एक बकेट है, ठीक है, इसमें अगर हम वाटर पुट करें तो इसमें पानी भरेगा। 10 लीटर का अगर ये बकेट है तो हम इसमें 11 लीटर पानी नहीं स्टोर कर सकते। यानी कि हम बोलेंगे कि इसका कैपेसिटी 10 लीटर है, तो हम इसमें पानी कितना रख सकते हैं? 10 लीटर। 10 लीटर है बकेट ना। का कैपेसिटी कितना है? हाँ अगर 11 लीटर लेंगे तो वो तो बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर 11 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पिल आउट हो जाएगा। यस सर। मैक्सिमम हम कितना स्टोर कर सकते हैं? जितना इसके पास कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। तो वैसे ही हम कैपेसिटर कैपेसिटेंस जो बोल रहे हैं, ये भी कैपेसिटी ही है किसी कंडक्टर के बारे में बात। जैसे कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है, इस पे हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस पे चार्ज दे रहे हैं तो इस पे चार्ज ऐसा स्टोर होता है, और हम लोग पढ़े हैं कि ये जो चार्ज स्टोर होता है इसका मतलब कि इसमें एनर्जी भी स्टोर होता है, यस सर। ठीक है। चार्ज के साथ साथ क्या होता है? एनर्जी भी स्टोर होता है। यानी कि कंडक्टर जो है स्टोर्स चार्ज, also we can say that stores energy, ठीक है, जिसको हम लोग कंडक्टर के केस में सेल्फ एनर्जी कहते हैं। कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है उसको सेल्फ एनर्जी कहते हैं। यानी कि सेल्फ एनर्जी के टर्म में पे एनर्जी स्टोर कर। तो ये एनर्जी कितना स्टोर कर सकता है? क्या कैपेसिटी? कोई कंडक्टर है इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर करेगा, इनफाइनाइट चार्ज स्टोर करेगा। तो इसी चीज को रिलेट करके हम लोग बोलते हैं कि किसी कंडक्टर का कितना कैपेसिटी है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटी, अच्छा। ठीक है। यानी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज या स्टोर एनर्जी ऑन अ कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटी। कितना वो चार्ज एक यूनिट वॉल्यूम में स्टोर कर सकता है, ठीक है, कितना वो एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो उस चीज को बोलेंगे हम लोग कैपेसिटेंस। अब ये एनर्जी स्टोर क्यों करना चाह रहे हैं? तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कंडेंसर नाम सुने होंगे कि पंखा में कंडेंसर लगा होता है, यस सर। ठीक है। कंडेंसर का काम क्या होता है पता है? यस सर। क्या? अगर कंडेंसर नहीं रहेगा तो फिर वो फैन ज्यादा स्पीडली ये ज्यादा स्पीड नहीं चलेगा, या फिर शुरू में उसको डंडे से हिलाना पड़ेगा, ऐसा यस होता सर। है। यस सर। चल चल कर रुक जाएगा। हाँ, और फिर उसको बार बार हिलाने से थोड़ा चलेगा फिर रुकेगा, ऐसे ही होता है, यस सर। ठीक है। तो रीजन क्या है? जैसे कि जो हम कंडेंसर है एनर्जी को स्टोर करता है। अब पंखे को घूमने के लिए, पंखा है, इसको घूमने के लिए तुरंत ऐसा रेस्ट में है, रेस्ट से इसको घूमने के लिए जस्ट, जैसे हम लोग देखें हैं कि कोई बॉडी अगर रखा हुआ है तो उसको धक्का देने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज यस। कम्पेयर टू अगर कोई चल रहा हो उसको धक्का देने पे भी। ऐसा होता है ना कि अगर गाड़ी डगर रहा है तो उसको हम धक्का देंगे तो ज्यादा आसानी से धक्का दे पाते हैं, लेकिन अगर एकदम फ्लैट रुका हुआ है तब हम धक्का देंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही पंखा अगर रुका हुआ है तो चलाते वक्त जैसे बिजली आता है तो इसको हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ही कैपेसिटर लगा होता है, ऐसा गोल टाइप का सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर कर लेता है और इसको सप्लाई कर देता है। तो एकदम से क्या किया कि जितना एनर्जी इलेक्ट्रिकल चाहिए था उतना इसको प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन चलाने के लिए ये ज्यादा एनर्जी दे दिया। और जब चलने लगा ये तब तो कम चाहिए ना एनर्जी, तब चल यस सर। लेता है। यही रीजन होता है कि जब जब रुकता है तो हमको ज्यादा घुमाना पड़ता है, घुमाते हैं तो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। या फिर देखोगे वो पहले जमाने जो कैमरा आया करता था, फ्लैश लाइट निकलता था, हाँ यस सर।
ठीक है, उसमें भी एक बत्ती लगा होता था रेड कलर का, और जब ग्रीन होता था तभी नेक्स्ट पिक्चर, यानी कि जब हम पहला पिक्चर ले और सेकेंड पिक्चर ले उसमें थोड़ा टाइम गैप रखना पड़ता था। यस सर। रीजन ये था कि जो फ्लैश होता है, फ्लैश होने के लिए उतना लाइट निकलने के लिए एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए, यस। और वो ज्यादा एनर्जी वो जो सेल बैटरी यूज करते हैं वो तो नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो वहां भी कंडेंसर लगा होता है जो एनर्जी को धीरे धीरे स्टोर कर लेता है, और जैसे ही हमको जरूरत पड़ता है तो उसको तुरंत से दे देता है, प्रोवाइड वहाँ कर दे। फ्लैश आ जाता है। हाँ, ठीक है। यस सर। तो उसी लिए हम लोग इस चीज का जरूरत पड़ता है, कैपेसिटर जो हम वर्ड बोल रहे हैं आम भाषा में उसको कंडेंसर बोलते हैं। तो यही चीज है कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ता है तो उसको दे देता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि घर में, ठीक है, आग लग गया तो क्या करेंगे, क्या? पानी स्टोर होगा वही उठा के लाके फेंकते हैं। जैसे अगर पास में तालाब है तो उससे पानी उठा उठा के फेंकते हैं। ऐसा तो नहीं जाते, नल चालू करते हैं, नल में बाल्टी भरेगा भरेगा फिर आके फेंकेगा। तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा तब तक। यस सर। कोशिश यही रहता है कि जो स्टोर्ड है उसी को हम फेंक के उस समय काम चला लें। ऐसे ही होता है, जो फायर वाले होते हैं, फायर जो जहाँ आग लगता है बुझाने जाते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखा होता है, जब लगेगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे। ऐसा तो नहीं करता है कि जब आग लगा फोन आया तो नल चालू कर दिया पानी भर रहा है चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि ठीक नो है, तो सर। वैसे ही इसका भी कैपेसिटर या कंडक्टर हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, इसका भी यही पर्पस है कि हम चार्ज को स्टोर कर ले और जब जरूरत पड़े तो हम यूटिलाइज करें। तो हमको देखा कि जैसे कि हम किसी बकेट का कैपेसिटी बोल रहे हैं कि इसका पानी स्टोर करने का 10 लीटर कैपेसिटी है, तो हम उसमें 10 लीटर पानी डाल सकते हैं। तो वैसे ही किसी कंडक्टर का भी चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी होगा जिसको हम कैपेसिटी। तो लिख लेते हैं, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यस सर। ऑफ कंडक्टर is defined as capacity of the conductor। ठीक है, पर यूनिट पोटेंशियल में जितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है उसी चीज को बोलते हैं कैपेसिटी। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि हम इस पे जितना चार्ज देंगे इसका भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर क्यू इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। बढ़ता है हाँ। क्या है कि अगर हम स्क्वायर माने तो इसका पोटेंशियल जो होता है के क्यू बाई आर। क्यू और बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज को लिख रहे हैं कि सिंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल आता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, यस सर। तो V इक्वल टू 1/c इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1/c आ रहा है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं CV इक्वल टू, ठीक है, C इक्वल टू क्यू बाई V जैसे लिखना है। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पे जो हम यहाँ जो हम C यूज कर रहे हैं, C जो है यही क्या है, कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम सी से डिनोट कर रहे हैं, सी भी इक्वल टू क्यू के बराबर होगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो सी, जो लिखना है किसी से। ठीक है, ये सी जो है क्यू बाई वी आया। क्यू भी है स्केलर क्वांटिटी, वी भी है स्केलर क्वांटिटी, तो कैपेसिटेंस कैसे क्वांटिटी होगा, स्केल। स्केलर ही। एसआई यूनिट का अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, क्यू का क्या होता है, कूलम, वी का वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फैराड।
ये कैपिटल एफ से डिनोट फैरेड। ठीक है, तो ऐसे यूनिट इसका कूलम पर वोल्ट, उस चीज को बोलते हैं हम लोग फैरेड। ठीक है, यस सर। एक जो एनसीईआरटी बुक में डिफिनेशन दे रखा है उसको भी हम लिख ले रहे हैं, जैसे कि कैपेसिटेंस को हम वन कैपेसिटेंस किसको कहेंगे, वन कैपेसिटेंस किसको कहेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है इस फॉर्मूले से कि अगर वन यूनिट कूलम चार्ज, वन कूलम चार्ज हो, ठीक है, वन कूलम चार्ज हो, 1 वोल्ट से अगर हम बढ़ाएंगे तो उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, वन कैपेसिटी इक्वल टू वन, ये लिखेंगे ना, ये यस वन हो ये वन हो। या फिर इसको अलग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम वन कैपेसिटेंस का बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस 1 फैरेड, तो हम अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देंगे उस चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 फैरेड को हम ऐसे भी कर सकते हैं, चार्ज गिवन टू इंक्रीज 1 वोल्ट ऑफ द कंडक्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, कैसे, कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर is charge required to increase the potential by 1। 1 1 वोल्ट से जितना, मतलब जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वोल्ट पे पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, उतनी क्या होगा कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यूनिट फैरेड लिख रहे हैं, तो कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ये फैरेड में यूनिट लिख। ठीक है, यस सर। तो बोल रहे हैं कि C बराबर हमारा क्या रहा है, Q बाई V। C इक्वल टू क्या रहा है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो एक एग्जांपल है फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिस पे चार्ज है Q, रेडियस है R, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो। जैसे कि ये एक कंडक्टर स्फेरिकल, रेडियस है R, इस पे चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस अभी कितना हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू Q बाई V। तो हम जानते हैं कि इसका पोटेंशियल जो होता है वो K Q बाई R होता है, ये हम जानते हैं, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज कंडक्टर हो उसका पोटेंशियल भी इक्वल टू K Q बाई R रखते हैं जब स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, Q बाई V। यहाँ से ध्यान से देखो, Q बाई V अगर लिखना हो तो हो जाएगा R बाई K, जिसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यही Q बाई V क्या है, C। यहाँ से हम बोल सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस ये आ रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये जो आया वो आया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब यहाँ ध्यान से देखो कि ये कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे चीज को, पहले चीज से पहले क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ अर्थ कितना हो। हम अर्थ का कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो इन्फिनिट कितना हो, रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो सी फाइंड करना है, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं क्या,
ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। नहीं। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 6400 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। नहीं। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 2 5 हो गया, यहाँ बचेगा 4। 7.11 × 10⁻⁻⁴ ये बच रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर ये दो डेसिमल को हम इधर शिफ्ट कर दे तो इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरेड, लिख सकते हैं। यस सर। 2 जीरो को इधर घुसका रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे 100 से मल्टीपल डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ -6 हो जाएगा, तो ये माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब सोचो कि माइक्रोफैरेड है, ये बड़ा क्वांटिटी है या छोटा? माइक्रो यानी 10 का पावर, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 का पावर -6, 6 छोटा। तो बहुत छोटा क्वांटिटी है। यस सर। यानी कि अर्थ, इतना बड़ा अर्थ है, उसका कैपेसिटी सिर्फ इतनी सा है। ठीक है, बहुत कम। इतने बड़े अर्थ का, यानी कि हम कह सकते हैं जो फेरेड क्वांटिटी है ये खुद में ही एक बड़ा क्वांटिटी है। तो कहीं भी हमको ये जो फेरेड में कैपेसिटी हमको मिलेगा वो माइक्रो या मिली, इसी सब चीज में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, वो वेरी लार्ज क्वांटिटी है या फिर यूनिट है, एंड हेंस मोस्टली यूज्ड इन माइक्रो फेरेड। ठीक है, मोस्टली वो माइक्रो फेरेड में ही होगा, सिर्फ फेरेड बोलेगा तो बहुत ज्यादा होगा। इतने बड़े कंडक्टर का अर्थ, इतना बड़ा कंडक्टर समझ रहे हैं, तो इसका कैपेसिटी इतना कम। ठीक है, खैर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, कैपेसिटेंस का डिपेंडेंसी ऑफ किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसका इसके बारे में। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, ठीक है बोलो, सी बराबर हम लोग पढ़े कि Q/V होता है। ठीक है, ये Q और V पे डिपेंड करेगा या नहीं? करेगा सर। ठीक है, यही गलती हमेशा सब कोई करता है, Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V। Q या V पे ये डिपेंड नहीं करेगा किसी भी कंडक्टर। क्यों? क्योंकि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V। क्या V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिखे थे? ठीक है, यस सर। एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं Q/V जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और यस। इसी कांस्टेंट को क्या बोले हम, C। सी। यही बोले थे ना? यानी कि अगर हम Q को बढ़ा रहे हैं, Q को अगर हम 2Q कर देते हैं, ठीक है, तो V कितना हो जाएगा यहाँ से, बोलो? V भी 2 भी हो जाएगा, और दोनों का रेशियो लेकिन क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वही रेशियो C। तो Q बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ जाएगा, V बढ़ाएंगे तो Q बढ़ जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे कि Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। सेम वैसा ही जैसे रेजिस्टेंस पढ़े थे, V/I पढ़े थे ना, और हाँ। बोले थे कि इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस ρL/A होता है, याद है 10th में? तो वैसा ही यहाँ भी कि C जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, क्या शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा क्या?
देखो फॉर्मूला अर्थ वाले में क्या है, स्फीयर वाले में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज। हाँ। तो शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। मीडियम पे डिपेंड करेगा, आसपास में कैसा मीडियम मीडियम पे तो करेगा। कर। हाँ करेगा, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट। कोई और मीडियम होता तो वहाँ वो लिखते लिखते ना। यस सर। तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम अगर हम इंसुलेटर कर देंगे तो इसका जो डायल कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। और लास्ट जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर के बगल में कोई और भी कंडक्टर रख देते हैं तो भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। Capacity of a conductor increases when another conductor, ठीक है, तो अनदर कंडक्टर न्यूट्रल हो या फिर चार्ज। चार्ज नियर, इसके बारे में हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, आगे भी लिखने पड़ेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं इसलिए सारा एक जगह पे लिखने के लिए लिख रहे हैं बस। ठीक है, पहले कंडक्टर के बगल में अगर हम न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर रख देंगे तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट सबसे खास है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे कि C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, लेकिन ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ साइज मीडियम इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक बार कैपेसिटर बना दिए तो उसका कैपेसिटी फिक्स हो जाता है। जैसा कि रेजिस्टेंस था, एक बार वायर बन गया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। अब उसको हम कितने भी वोल्ट के बैटरी में जोड़ दें उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। वैसे ही यहाँ भी बात समझ आया, कितना बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो होता है उसके बारे में देखेंगे, ओके और सर। फिर किस किस चीज पे डिपेंड कैसे करेगा। अगर मान लेते हैं कि मीडियम है तो मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, शेप साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, इससे कैसे फर्क पड़ेगा, इन सब चीज के बारे में फिर सीरीज में। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही।